नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम भारती। क्या है हकीकत अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का माहौल चल रहा है। आज हम स्वतंत्रता पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए, आखिर ग़ुलाम क्यों हुए। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करी जाए। और ये वीडियो बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ऐसी जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ, क्यों हुआ, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए सीधे चलते हैं जानकारी की तरफ। अब की बार देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 78 साल से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का हक नहीं था। अंग्रेज़ लोग जो चाहते हम लोगों को वही करना पड़ता था। लेकिन 78 साल हम लोगों को आज़ाद हुए हो गए हैं। इससे पहले हम लोग उनके ग़ुलाम थे। और दोस्तों, हमारी ग़ुलामी का मेन कारण क्या था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी ग़ुलामी का मेन कारण ये था कि हमारे देश के जो राजा महाराजा लोग थे, अब उनको हम क्या बताएं, शायद उनके अंदर दिमाग की कमी थी, तभी हमारा देश ग़ुलाम हुआ, नहीं था हमारा देश ग़ुलाम ना होता। हमारे देश के जो राजा महाराजा थे वो आपस में ही लड़ा भिड़ा करते थे। वो राजा महाराजा हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जैसे दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में तनाव है, उनके बीच में बात नहीं बनती है, तो अंग्रेज़ों ने एक राजा की मदद कर दी और एक राजा की तरफ मिल गए और दूसरे राजा को हरा दिया। और जब दूसरे राजा को हरा दिया तो जिस राजा से वो मिले थे उसके बाद में उसका भी नंबर लगा दिया। अंग्रेज कहाँ छोड़ने वाले थे, अंग्रेज तो बहुत होशियार होता है ना। तो इस तरह से एक के साथ होकर दूसरे को हराया और जिसके साथ हो गए बाद में उससे भी नहीं छोड़ा। इस तरह से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे देश के राजा महाराजा जो थे उनके अंदर अकल नहीं थी, हमेशा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहते थे। अन्यथा हमारे देश के सारे राजा लोग अगर मिल जाते तो अंग्रेजों को यहाँ से मारना शुरू करते। और आपको हम बता दें कि इंग्लैंड तक मारते हुए ले जाते और इंग्लैंड में उनको अपने घर में भी छुपने की जगह न मिल पाती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हमारे देश के राजा महाराजा वो आपस में ही लड़ते थे और इतने वर्षों तक गुलाम रहने के बाद भी आज भी हमारे अंदर, हमारे देश में, हमारे समाज में ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हम उसी बीमारी के शिकार बने हुए हैं। ऊंच नीच, जाति पात, भेद भाव, ईर्ष्या द्वेष, आज भी पूरी तरह से हम उसी में सराबोर हैं। तो इस तरह से हमारा देश गुलाम हुआ। अगर सारे राजा महाराजा मिलकर अंग्रेज़ों का सामना करते तो अंग्रेज़ों की औकात नहीं थी कि हमारे देश को गुलाम बना लेते। तो जहाँ पर एकता दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पर एकता दिखाई जाए भाई। जहाँ पर हमको एकजुट होने की ज़रूरत है
वहाँ पर एकजुट हुआ जाए, समाज को बांटने का काम ना किया जाए। अगर समाज को बांटने का काम किया जाएगा तो हमेशा उसका परिणाम हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ेगा। और इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद भी आज भी समाज में क्या हो रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो नीचा है, वो ऊंचा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, इन चीज़ों का राग इतनी तेजी से अलापा जा रहा है कि हम आपको क्या बताएं। मतलब इतने दिन तक गुलाम रहने के बाद भी आज तक हम सुधर नहीं पाए। इन बातों से क्या सिद्ध होता है कि हम गुलाम बन सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम कट सकते हैं, सब कुछ हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। इस बात से तो यही सिद्ध होता है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भावना ये होनी चाहिए कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जब एक रहेंगे तो उसके लिए समाज से, देश से, ये जो जातिवाद की खाई है, जातिवाद की भावना है लोगों के अंदर, इस जातिवाद की खाई को थोड़ा सा कम करना होगा, इसे थोड़ा सा पाटना होगा, थोड़ा मिटाना होगा इसे, तब जाकर बात बन पाएगी, वरना ऐसे बात बनने वाली नहीं। दूसरी तरफ रुक करते हैं दूसरा कारण। अच्छा, देश आज़ाद हो गया। देश आज़ादी के बाद भी देखिए, चीन भी गुलाम था और हमारा देश भारत भी गुलाम था, लेकिन चाइना हमारे देश से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ है। लेकिन चाइना हमारे देश से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है, उसके बाद भी हमारे देश से 50 साल आगे निकल गया। उसका कारण आप लोग जानते हैं। उसका कारण ये है कि चीन ने आज़ाद होने के बाद में सारा ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया और हम भारतवासी ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास में ही फंसे रहे, जिसके कारण हम लगातार भगवान, भगवती, देवी, देवता, भूइयाँ, इनके चक्कर में पड़े रहे। और चीन ने इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया। तो जब चीन ने त्याग कर दिया तो आज वो हमसे कम से कम 50 साल आगे चला गया है। देखिए आप लोग, आज चीन की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जो चीन की टेक्नोलॉजी है, आज चीन अपनी साइंस और अपनी विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, मशहूर है, जाना जाता है। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन चीन ने अपनी ताकत का अंदाज़ा पूरे विश्व को दिला दिया। तो ये होता है, चीन ने केवल अपने काम पर ध्यान दिया और हम भगवानों के सहारे रहे, हमें देवी देवताओं के सहारे रहे, इसलिए लगातार हम पीछे चले गए। और चीन ने केवल अपने काम पे ध्यान दिया तो वो हमसे 50 साल आगे निकल गया। इसलिए आप लोगों से अपील है कि कृपया ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास में ना पड़कर अपने बच्चों में साइंसवादी और संविधानवादी सोच पैदा कीजिए। और जब तक हमारे बच्चों के अंदर साइंसवादी और संविधानवादी सोच नहीं पैदा होगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग लिख कर रख लीजिए। तो ज़रूरत है, अगर हमको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में परिवर्तन लाना है, तो बच्चों को शिक्षित करना होगा, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना होगा। और दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर साइंसवादी और संविधानवादी सोच पैदा करना होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे जीवन में
हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में परिवार लाने के लिए, हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए एक ही चीज है और वो है शिक्षा। और आज देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो चाहे हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो। हमारा देश तो अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है, लेकिन अगर जो कुछ भी चकाचौंध आपको दिखाई दे रहा है वो विज्ञान की बदौलत है। देश विज्ञान और संविधान से चल रहा है। क्यों? अब देखिए, आप लोगों को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में भुखमरी थी। देश में जमीन बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे थे। आज क्या है? आज जमीन कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी कोई भूख से नहीं मर रहा है। इसका कारण आप लोग जानते हैं। इसका कारण ये है कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीजों का शोध किया, नए नए बीजों का रिसर्च किया, हाइब्रिड बीज बनाए, और जब हाइब्रिड बीजों के द्वारा खेती करी गई तो खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा तो उसका रिस्पांस ये मिला कि आज देश की जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी आज हम भूख से नहीं मर रहे, भूख से परेशान नहीं हैं। वरना जब देश में जनसंख्या कम थी और जमीन ज़्यादा थी, भगवान तो तब भी थे। भगवान तब नहीं थे क्या? कोई मदद नहीं कर पाए भगवान हमारी। लेकिन विज्ञान ने हमारी इतनी मदद करी कि जिस खेत में 2 बोरी अनाज होता था उस खेत में आज 20 बोरी अनाज हो रहा है। ये किसकी देन है साहब? ये विज्ञान की देन है। तो आप लोग सत्यता को समझो, सत्यता को जानो। नहीं, जब हमारा देश भुखमरी से मर रहा था, हम लोग भूखों से मर रहे थे, तब भी तो भगवान थे देश में। लेकिन ये विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान ने नए नए बीजों का शोध किया, नए नए बीजों का रिसर्च किया, हाइब्रिड बीज लेकर वैज्ञानिक लोग हाइब्रिड बीज लेकर आए, और उन बीजों के द्वारा जब खेती करी गई तब हमारी कृषि की पैदावार 10 गुना नहीं 20 गुना बढ़ गई। इसलिए आज कोई भी भूख से नहीं मर रहा है। तब आप लोग सोच लीजिए खुद ही कि हमारी मदद कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, विज्ञान कर रहा है, संविधान कर रहा है। किसके द्वारा हम सुरक्षित हैं? किसी की किसी में आस्था है तो ठीक है, मानिए, लेकिन झूठी आस्था का भी मतलब क्या है? बच्चे को जब तक आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या बच्चे के अंदर टैलेंट आ जाएगा? वो पढ़ लिख जाएगा? नहीं पढ़े लिखेगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। किसी फोटो के सामने उसको बैठाइए, स्कूल मत भेजिए, और अगरबत्ती उससे रातों दिन लगवाइए, बच्चा आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा। बच्चे के अंदर काबिलियत तभी आएगी जब बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तब बच्चे के अंदर काबिलियत आएगी। तो इसलिए हमारा आप सब लोगों से निवेदन है, अपील है कि आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं होती। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जनरल डायर ने गोली चलवा के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी भीड़ में एक बच्चा था उधम सिंह, वो बच गया। बड़ा होकर के उधम सिंह ने ये संकल्प लिया, ये प्रतिज्ञा करी कि जिसने मेरे देशवासियों पर इतना बड़ा अत्याचार किया है, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा चैन की नींद नहीं सोऊंगा। बताइए, ये भी तो एक इंसान है। और एक वो राजा लोग थे जो आपस में लड़ा भिड़ा करते थे। उधम सिंह ने क्या किया? इंग्लैंड जाकर जनरल डायर के घर में नौकरी करी। क्यों? उसको मारने के लिए। और इंग्लैंड जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को उसके घर में घुसकर गोली से मार दिया था।
देश के ऐसे महान सच्चे सपूत को मैं हृदय से नमन करता हूँ और कोट कोट नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। ये है हमारे देश के सच्चे सपूत कि उसको मारने के लिए इंग्लैंड गए, उसके घर में नौकरी किया और उसके घर में घुसकर उसको मारा। एक हमारे देश के राजा महाराजा लोग थे जो कि आपस में ही लड़ा भिड़ा करते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे अंग्रेज़ों ने उठा लिया, वरना उधम सिंह जैसी सोच के लोग होते, भगत सिंह जैसी सोच के लोग होते, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की जैसी सोच के लोग होते, नेता सुभाष चंद्र बोस की जैसी सोच के लोग होते, ये हमारा देश गुलाम कभी ना होता साहब। लेकिन राजाओं को क्या था, उनको तो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात पड़ी थी ना। उनको तो जो आस पड़ोस के राजा थे उनके अंदर हमेशा यही भावना रहती थी कि मैं इन राजाओं को जीत कर इनका राज्य अपने में मिला लूँ, मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊँ। उनके अंदर तो हमेशा बड़ा बनने का सपना रहता था ना, और उनका बड़ा बनने का सपना ही हम लोगों को ले डूबा। तो इतना बड़ा बनने का भी सपना ना देखो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। उधम सिंह जैसी सोच रखो, सरदार भगत सिंह जैसी सोच रखो। आज भी फतेहपुर जिले में चले जाइए आप, एक बावनी इमली है, वहां पर 52 भारतीयों को एक साथ उसी इमली के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई थी और उनके 100 बेचारों के हफ्तों तक फांसी पर झूलते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें उतारने तक नहीं दिया। ऐसा अत्याचार किया था अंग्रेजों ने हमारे देश में। तो आप लोगों से अपील है कि देशभक्त बनो, मातृभूमि के भक्त बनो, अपने कर्म पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हमारे समाज का कल्याण संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, एक के बजाय आधी रोटी खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर, उनको शिक्षित जरूर करना। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, लिखाइए जरूर, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। किस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है, आगे चल करके वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हम जान नहीं सकते, लेकिन हमें अपना कर्म करना होगा। जब उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा, नहीं तो कहाँ से बन पाएगा। तो आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी फॉर्मेलिटी अदा कीजिए, बाकी सब आगे भविष्य में जो होना है हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा काम ना करो कि जिसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ जाए, जैसे हमारा देश गुलाम हो गया। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दीजिए और अपने कर्मों की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। जो आप काम कर रहे हैं पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ वो काम कीजिए। बस आपको कोई पूजा पद्धति करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप अपना कर्म जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं तो फिर ढोते रहिए कांवड़, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों, और अगर जिम्मेदारी के साथ आप अपना कर्म कर रहे हैं तो मैंने बताया कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप कर्म करेंगे उससे पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार चलेगा, घर चलेगा, तो सबसे बड़ी पूजा ये है। बच्चों के लिए दवाई आएगी, खाना आएगा, राशन आएगा, सब कुछ आएगा, तो असली पूजा तो ये है साहब। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय विज्ञान, जय संविधान, जय बहुजन समाज, जय मातृभूमि।